ये बात साल 2007 की है, जब माइकल टाउनसेंड एक औरत को अपना सुंदर घर दिखा रहा था कि तभी उसके घर के दरवाजे जोर जोर से खुल गए और अंदर से 3 हट्टे कट्टे आदमी उसके घर में घुस गए। बिना कुछ बोले वो तीनों उसकी तरफ भागे और उन्होंने उनको पकड़ लिया। लेकिन ये कोई आम पुलिस अफसर नहीं थे, ये एक मॉल में काम करने वाले पुलिस अफसर थे। लेकिन आखिर ये माइकल के घर के बाहर क्या कर रहे थे और वहां से उसको क्यों उठाकर ले जा रहे थे? अगर आपको भी जानने में दिलचस्पी है तो भाई जरा जाइए और पॉपकॉर्न लेकर आइए, क्योंकि ये कहानी तो भाई लंबी होने वाली है। अगर हम इस कहानी की बात शुरू से कर ही रहे हैं तो भाई इसकी शुरुआत होती है 1999 से। ये वो समय है जब बेल बॉटम जीन्स, ब्रिटनी स्पीयर्स और एक सबसे जरूरी चीज मॉल्स का बनना बहुत ज्यादा ट्रेंड में था। ऐसे ही रॉड आइलैंड के प्रोविडेंस शहर में एक नया नवेला प्रोविडेंस मॉल बना था। ये 1.4 मिलियन स्क्वायर फीट का बड़ा मॉल, जिसके अंदर लगभग 160 दुकानें थीं, शहर की सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जगह बनता जा रहा था। यहाँ पर ये सब चीज़ें इसलिए की जा रही थीं क्योंकि ये इस मकसद से बनाया गया था कि ये पूरे शहर का सबसे मशहूर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन जाए। लेकिन ये जब बन रहा था तब हमारे मशहूर इंसान माइकल टाउनसेंड, जो कि वहाँ पर रहने वाले एक आम नागरिक थे, उन्होंने इधर कुछ अजीब सा देखा, क्योंकि वो हर दिन उसी जगह से आते जाते थे जहाँ पर मॉल की कंस्ट्रक्शन हो रही थी। इसलिए उनकी नज़र एक ऐसी जगह पर पड़ी जिसका उन्हें कोई मतलब ही नहीं समझ आया कि वो क्यों बनाई गई है। नदी के बिल्कुल साथ में 2 दीवारें थीं जो कि लगभग एक दूसरे को छू रही थी, लेकिन फिर भी उनके बीच में थोड़ी सी जगह थी जो बिल्कुल खाली पड़ी हुई थी और जहाँ का कोई भी काम नहीं हो रहा था। ये जगह कुछ इस तरह की थी कि ना तो यहाँ पर दुकान बन सकती थी और ना ही यहाँ पर पार्किंग बन सकती थी। देखने पर ऐसा लगता था कि शायद आर्किटेक्ट ने ये जगह गलती से बना दी है, लेकिन फिर भी माइकल ने इसको नज़रअंदाज किया और अपने काम पर लग गया। हालांकि कुछ 4 साल बाद 2003 में एक और कंपनी की नज़रें प्रोविडेंस पर पड़ी। जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर बनाया गया मॉल कितना ज़्यादा चल रहा है तो उन्होंने और ज़्यादा रिटेल की दुकानें खोलने के लिए इस जगह को परखना शुरू कर दिया। अच्छे से प्रोविडेंस की जांच करने के बाद उन्होंने यह तय किया कि ये शहर का ऐतिहासिक मिल डिस्ट्रिक्ट तोड़कर बनाने के लिए सबसे बढ़िया जगह है। दुर्भाग्यवश ये वो जगह थी जहां पर माइकल रहता था। वो और उसके साथ के और भी कलाकार इकट्ठे यहाँ पर बने हुए वेयर हाउस में रहते थे, जिनको कि फोर्ट थंडर कहा जाता था। ये सुनने के बाद माइकल का दिल टूट गया और उसने अपनी जिंदगी के अगले 2 साल अपने बाकी कलाकारों के साथ मिलकर अपने घर को बचाने में लगा दिए। लेकिन बुरी बात यह थी कि उसकी सारी मेहनत पानी में डूब गई, क्योंकि आखिर में उसका घर तोड़ दिया गया और वहां पर एक पार्किंग की जगह बना दी गई थी। जहां अपना घर खोने के बाद लोग अपनी उम्मीदें हार चुके थे, दूसरी तरफ इस चीज ने माइकल के अंदर एक अलग ही जान भर दी थी। उस समय पर वो रॉड आइलैंड के स्कूल ऑफ डिजाइन में एक ड्राइंग टीचर था और शहर के टेप आर्ट मूवमेंट का फाउंडर था। तो उसने अपने और भी दूसरे कलाकार दोस्तों से मदद मांगी। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करने के बाद उसने और उसके बाकी सब दोस्तों ने यह तय किया कि वो एक ऐसी चीज़ बनाएंगे जिससे कि लोगों को ये पता चल सके कि किस तरह प्रोविडेंस में खाली पड़ी दुकानों के लिए लोगों के बने बनाए घरों को तोड़ा जा रहा है। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को ट्रमर काइंड नाम दिया, जिसका जर्मन भाषा में मतलब होता है खंडहर से आए बच्चे। इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए उन सब ने यह तय किया कि सब 1 हफ्ते तक प्रोविडेंस मॉल के अंदर रहेंगे और ज़बरदस्ती करने पर भी वहां से नहीं निकलेंगे। इस चीज़ के लिए उनको एक ऐसी जगह ढूंढनी थी जहां पर कि मॉल की सिक्योरिटी टीम की नज़र ना पड़े। तो इसका सीधा मतलब ये था कि ये जगह मॉल के अंदर नहीं हो सकती थी और ना ही ये पार्किंग लॉट हो सकता था। और ये वही समय था जब माइकल के दिमाग में वो जगह आई जो कि उसने 4 साल पहले देखी थी। वो वापस उसी जगह पर यह देखने के लिए गया कि वो जगह अभी तक सही सलामत है भी या नहीं, और सौभाग्य से वो जगह वहीं थी और उसको किसी ने भी नहीं छेड़ा था। हालांकि उस जगह को ढूंढ पाना मुश्किल था, लेकिन फिर भी वहां एक छोटा सा छेद था जहां से कि वो जगह ढूंढी जा सकती थी। ये पूरी जगह कंस्ट्रक्शन टीम के द्वारा छोड़े हुए गंद से भरी हुई थी, जैसे कि लकड़ियां। ये तो साफ साफ दिख रहा था कि यहाँ पर इतने सालों से कोई भी नहीं आया था, और क्योंकि ये जगह बिल्कुल छोटी सी थी तो यहाँ पर किसी की नज़र भी ना पड़ती। हालांकि ये देखने में छोटी जगह थी, लेकिन फिर भी काफ़ी बड़ी जगह थी। वो कैसे? अगर आप मेरे से पूछेंगे कि कितनी बड़ी जगह, तो कम से कम ये 750 स्क्वायर फीट की थी। ये इतनी बड़ी जगह है जितना कि न्यूयॉर्क में एक कमरा होता है। इसका मतलब था कि माइकल और उसके दोस्त अब इतनी बढ़िया जगह पर रह रहे थे, वो भी बिना किसी पैसे के। ये सुनने के बाद तो हम सभी मानते हैं कि कोई भी चीज़ अगर फ्री में मिलती है तो ज़्यादा पसंद आती है, भले ही वो फ्री का खाना हो, फ्री की पार्किंग हो, और हाँ, फ्री का यूट्यूब कंटेंट मत भूलना। इसलिए तो आप सब यहाँ ये वीडियो देख रहे हैं, है ना?
खैर, अगर आप लोगों को भी फ्री का कंटेंट देखना उतना ही पसंद है जितना कि मुझे बनाना, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाइए। दबा दिया? अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलिए वापस चलते हैं प्रोविडेंस की कहानी पर। ये छुपी हुई जगह इतनी अच्छी थी कि माइकल, जिसके बारे में सोच भी नहीं सकता था, ये देखने के बाद कि वो खंडहर हो चुकी है लेकिन फिर भी कितनी अच्छी बन सकती है, उसने अपना पूरा प्लान ही बदल डाला। वो सोचने लगा कि अगर उनकी जगह पर एक आर्किटेक्ट होता तो वो क्या करता। धीरे धीरे करके उन्होंने खंडहर जगह को अपने एक प्राइवेट घर में बदल दिया। उन्होंने अब सोच लिया था कि मॉल में एक हफ्ते तक रहने की बजाय वो लोग इस जगह पर ही पूरी जिंदगी रहने वाले हैं। लेकिन जिस हालत में वो जगह फिलहाल थी उसमें रहना तो नामुमकिन था। इसीलिए माइकल और उसके दोस्तों ने उस जगह को साफ करना शुरू किया। वो अपने बस्ते में उधर से गंद को उठाकर बाहर ले जाते थे और बाहर जाकर सबसे छुपकर इसको फेंक देते थे। लेकिन जब वो वापस उस जगह पर आते थे तो वो अपने साथ ढेर सारा पानी, खाने, तारें, लाइट, कंबल और बर्तन लेकर आते थे ताकि वो धीरे धीरे करके इसको एक घर में बदल सकें। इसके बाद उन्होंने गंद को इस्तेमाल करके ही एक दीवार बनाने की सोची, जिससे कि वो छोटा सा छेद भी ढक जाए और अगर कोई इस जगह के आसपास भी आए तो वो चाहकर भी इस जगह को ना देख पाए। फिर उन्होंने अपना दिमाग लगाकर एक खराब पड़े हुए सफ़ेद दरवाजे से उस जगह को ढक दिया, जो कि बाहर से देखने पर एक दीवार की तरह लगती थी। काफ़ी सारी एक्सटेंशंस केबल्स का इस्तेमाल करके उन्होंने मॉल की बिजली को भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और जल्द ही उनके घर में इतनी बिजली थी कि वो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम भी कर सकते थे। लाइटों से उस जगह पर रोशनी हो गई थी और एक पुराने टीवी और प्ले स्टेशन का इस्तेमाल करके उनका टाइम पास भी हो जाता था। यहाँ पर बस एक दिक्कत थी और वो ये थी पानी की। इसका समाधान भी उन्होंने ढूंढ लिया था। रात को मॉल में लगी हुई मूवी के दौरान वो लोग चुपके से वहां के बाथरूम में घुस जाते थे और वहां से पानी इकट्ठा करके वापस अपने घर ले आते थे। इसके अलावा उसी मॉल से खरीदी हुई चीजों से अपने घर को सजाना उन्होंने शुरू कर दिया। इसके अलावा उन्होंने पुराने घर से ली हुई सजावट से भी इसको और सुंदर बनाने का पूरा प्रयास किया, जैसे कि एक सोफा और एक बहुत ही सुंदर चाइना कैबिनेट। लेकिन ये सब करना उनके लिए कोई आसान बात नहीं थी। इस कमरे के अंदर घुसने के लिए उनको हर चीज को उस छोटी सी जगह से अंदर लेकर जाना बहुत दिक्कत करता था। एक बार तो माइकल ने अपनी मुश्किलों को दिखाने के लिए एक वीडियो भी बनाई। तो अब खुद ही सोचिए, एक चाइना कैबिनेट को ऊपर लेकर जाने के लिए इन कलाकारों को कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। मैं तो इसके बारे में सोचकर ही थक गया हूँ। लेकिन इसके बाद एक और सवाल उठता है कि आखिर इन सब ने इतनी बड़ी और भारी चीजों को लोगों से छुपाकर अपने घर तक पहुंचाया कैसे? इसका जवाब साफ था। मॉल जा रहे लोगों के बीच में घुल मिलकर ये छुप छुप कर लोगों से चीजों को अपने घर तक पहुंचा देते थे और इनके लिए ये इतना आसान हो चुका था कि ये दिन की रोशनी में सबके सामने भी ये चीज बड़े आराम से कर लेते थे। हालांकि उनको पूरा विश्वास था कि उनकी जगह किसी को पता नहीं चलेगी, लेकिन फिर भी इस जगह की रखवाली करने के लिए उन सब ने यह तय किया कि वो उन 8 लोगों के अलावा और किसी को भी इस जगह के बारे में नहीं बताएंगे। और ये शायद इनका सबसे पहला नियम था और शायद दूसरा भी। ये झूठ इतनी सफाई से बोला जा रहा था कि यहाँ पर एक बारी में लोग 3 हफ्ते भी रह जाते थे। सारे दोस्त इस जगह को बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर रहे थे और सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद दोस्त को इधर ज़्यादा रहने का समय भी दे देते थे। ये एक छोटा सा कमरा था लेकिन यहाँ पर हर ज़रूरी चीज़ मौजूद थी। उनको ये उम्मीद थी कि थोड़े ही समय में सिक्योरिटी उनकी जगह का पता लगा लेगी और उनको यहाँ से निकाल देगी। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया उन लोगों को विश्वास हो चुका था कि अब यहाँ कोई नहीं आएगा। धीरे धीरे करके अब इस घर को 4 साल हो चुके थे और सारे 8 कलाकार अब इस चीज़ के अधीन हो चुके थे। तो फिर उन्होंने ये सोचा कि क्या वो लोग यहाँ पर एक ही बारी में पूरा साल रह सकते हैं। इसके बाद उन्होंने यहाँ पर 24 घंटे आने वाले पानी के लिए तैयारियां शुरू कर दी, जिससे कि उनको एक साफ सुथरी किचन और टॉयलेट मिल सके। माइकल ने तो ये भी सोच लिया था कि वो यहाँ पर अब और सुंदर सुंदर चीज़ें भी डालना शुरू कर देगा, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उनके पैरों तले ज़मीन खिसकने वाली है। 2007 में एक दिन जब वो अपने घर वापस आई तो उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका था कि अब वो ज़्यादा देर तक इधर नहीं रह सकते। उनके घर का दरवाज़ा टूटा हुआ था, वहाँ से प्ले स्टेशन और उसके साथ की कई सारी आर्ट्स चुरा ली गई थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि कोई भी महंगी चीज़ नहीं चुराई गई थी। न टीवी चुराया गया था, न बर्तन और ना ही कोई और महंगा सामान। इसके बाद उन्हें समझ आ गया था कि ये कोई मामूली चोरी नहीं थी। लेकिन अब वो पुलिस को भी नहीं बुला सकते थे क्योंकि उनका घर मॉल की प्रॉपर्टी पर बना था और अगर वो पुलिस को बताते तो पुलिस उन्हीं को पकड़ कर ले जाती। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये थी, अब किसी को इस कमरे के बारे में पता चल चुका था। लगता है किसी ने यहाँ पर रहने का पहला नियम तोड़ दिया था, क्योंकि वो बुरी तरह डर चुके थे। उन्होंने कुछ बदलाव करने का सोचा। उन्होंने यह तय किया कि दिन के समय कोई भी इस कमरे को इस्तेमाल नहीं करेगा और सिर्फ रात के समय ही इधर छुप कर वो लोग घुस जाया करेंगे ताकि उन्हें कोई ना पकड़ पाए।
और उन्होंने फिर से ये तय किया कि कोई भी इसके बारे में किसी को नहीं बताएगा। लेकिन एक ऐसी जगह का क्या फायदा जो कि इतनी सुंदर हो फिर भी आप उसको किसी को दिखा ना पाएं। दुर्भाग्यवश ये भारी गलती माइकल ने की। एक बारी माइकल हांगकांग की एक कलाकार जाफा को होस्ट कर रहा था और उसको अपनी कला दिखाना चाहता था जो कि उसने घर में कर रखी थी। माइकल ने बिना सोचे समझे उसे अपना कमरा दिखा दिया और उसको पूरा का पूरा वहां का टूर भी दिया, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। पर लेकिन जैसे ही वो दोनों उस कमरे से बाहर जाने लगे, उनको चारों तरफ से वॉकी टॉकीज की आवाज आने लगी। अब क्या करें, क्योंकि वो तो पकड़े जा चुके हैं, वो भी मॉल की पुलिस से। माइकल डर गया और उसने फटाफट कुछ करने का सोचा, लेकिन अब कोई और रास्ता नहीं बचा था, वो फंस चुके थे। जैसे उसने दरवाजा खोला, 3 पुलिस ऑफिसर कमरे में घुस आए और उन्होंने उसी समय माइकल को गिरफ्तार कर लिया। बाद में यह पता चला कि मॉल के द्वारा हायर किए गए नए 2 पुलिस अफसरों ने इस जगह का पता लगा लिया था और उन्होंने ही यहाँ पर चोरी का ड्रामा भी किया था। उन्होंने कोई महंगी चीज चोरी करने के बजाय सिर्फ उनका पर्सनल सामान लिया था ताकि ये पता लग जाए कि वहां रहने वाले लोग हैं कौन। साफ तौर पर वो लोग दरवाजे की देखरेख कर रहे थे ताकि जैसे ही कोई उस कमरे में घुसे तो उसको पकड़ लें। और यही माइकल से गलती हुई कि वो दिन में कमरे में चला गया और पुलिस वालों ने उसको पकड़ लिया। उसको और जफा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और उनके ऊपर ट्रेस पासिंग का आरोप लगा दिया, लेकिन पूछताछ के बाद जफा को छोड़ दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ शायद माइकल इतना लकी नहीं था, उसको क्रिमिनल कोर्ट भेज दिया गया था, जहां पर कि उस मॉल के मालिक जनरल ग्रोथ प्रॉपर्टीज ने एक वकील को बुलाया हुआ था। कानूनी तौर पर बात करने के बाद माइकल के ऊपर बहुत सारे आरोप लग चुके थे। इसके साथ ही उन्होंने हर उस चीज की एक लिस्ट भी बना ली थी जो सामान माइकल अपने साथ लाया था, जिसके अंदर उनका चाइना कैबिनेट, उनके बर्तन, उनका सोफा, लाइटें, प्ले स्टेशन और सब कुछ गिना गया। जैसे जैसे जज के सामने वो लिस्ट पढ़ी गई तो जज इस बात से ज्यादा हैरान था कि वो कितना हिम्मती है, बजाय इसके कि उस पर कितने आरोप लगे हुए हैं। वो जज आखिर में इतना ज्यादा इंप्रेस हो चुका था कि उसने ये बोल दिया कि इस कमरे को इस तरह से सजाना कोई जुर्म नहीं है। बिना माइकल को जेल में डाले उससे जुर्माना भरवाए जज ने उसको सिर्फ एक चेतावनी देकर छोड़ दिया। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि किस तरह माइकल उस घर में 4 साल तक रहता था और पकड़े जाने के बावजूद उसको इस चीज की भरपाई भी नहीं करनी पड़ी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो बच गया है। मॉल को खाली करने के बाद वहां की सिक्योरिटी ने माइकल को एक पर्ची दी जिसके ऊपर के मॉल का पूरा नक्शा था और उसके बाहर लाल पेन से लाइनें बनी हुई थी, जिसका मतलब था कि इस दिन के बाद माइकल को उस मॉल में कदम रखने की इजाजत नहीं थी। आमतौर पर यह पर्ची चोरों को या फिर भिखारियों को दी जाती थी, क्योंकि वहां के सिक्योरिटी को लगा था कि माइकल आगे भी ऐसे ही कोई और जगह बनाने की कोशिश करेगा, इसीलिए उन्होंने उसको भी ये पर्ची दे दी। पर जो भी कहो, माइकल को वहां जाना मना हो चुका था। आज भी लगभग कुछ 15 साल के बाद माइकल को उस मॉल के आसपास कदम रखना भी मना है। वो उस मॉल के पास ही रहता है, लेकिन फिर भी अगर उसे बाजार जाना होता है तो वो मॉल वाला रास्ता नहीं ले सकता। हाँ, मैं मानता हूँ कि जो उसने किया उसके हिसाब से तो उसको बहुत कम जुर्माना भरना पड़ा, लेकिन 10 साल बाद तो किसी भी इंसान को लगेगा कि अब तो मॉल के मालिक को इस बैन को हटा देना चाहिए। लेकिन माइकल अपनी सजा पूरी तरह से निभा रहा है और उसने आज तक मॉल के आसपास भी कदम नहीं रखा है। वैसे तो माइकल ने हमें ये कहानी बताते हुए कोई भी शर्मिंदगी नहीं दिखाई और उसने सबके सामने अपना जुर्म मान लिया, लेकिन इस चीज़ का तो सिर्फ माइकल को ही मालूम है ना कि असल सच क्या है। मुझे नहीं पता कि आप कभी मॉल गए हैं या नहीं, लेकिन मॉल की सिक्योरिटी की आंखों से कुछ भी नहीं बच पाता। वो हर जगह को अच्छे से जांचते हैं, तो उनकी ही नाक के नीचे कमरा बना लेना और उनके अंदर 4 साल तक रहना थोड़ा अटपटा ज़रूर लगता है। चौंकाने वाली बात यह है कि रोड आइलैंड की रेडिट कम्युनिटी ने हमारी इस चीज़ में मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। कई लोगों ने यह दावा किया कि वो उन पुलिस वालों के दोस्त हैं जिनको कि अपार्टमेंट के बारे में पता चल गया था, लेकिन अपने मालिक को उसके बारे में बताने के बजाय उन्होंने वहां पर आराम करना ज़्यादा बेहतर समझा। उनके हिसाब से अगर वो माइकल और उसके दोस्तों के साथ एक डील कर लेते तो उनकी ज़िंदगी आसान हो जाती और वो उनके कमरे में बैठकर आराम कर सकते थे। और शायद यही वजह थी कि उन्होंने 4 साल तक उन लोगों को नहीं पकड़ा। हालांकि यकीन तो मुझे इनकी बातों पर भी नहीं आ रहा। मतलब आप खुद बताइए, कौन सा पुलिस अफसर इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाकर आराम करना पसंद करेगा? और मुझे ये भी पता है कि इस समय आप लोगों को भी यही दुविधा हो रही होगी कि आप किसकी बात को माने। लेकिन मुझे इस चीज़ का पक्का पता है कि वहाँ पर जो भी पुलिस अफसर काम करता है वो यही कहानी बताता है। आपको इसके बारे में क्या लगता है? मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। ये तो शुक्र है कि माइकल की ज़िंदगी का अंत नहीं था ये,
1990 के दौरान माइकल और उसके दोस्तों ने टमरकाइंड जैसी बहुत सारी जगहें पूरे प्रोविडेंस में बनाई। उनकी ऐसी ही एक कला जिसका नाम टनल, एक ऐसी नाली के पास बनी हुई थी जहां से सिर्फ गड्ढे से ही अंदर जाया जा सकता था। इधर उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर दिखने वाली मूर्तियां, जिनको कि अलग अलग कलाकारों की बनाई हुई चीजों से ढका गया था, उनको रखा। पूरी टनल में अलग अलग जगह पर मूर्तियां सजाई गई थीं, जिससे कि ये एक बहुत ही आकर्षक चीज बन चुकी थी। उसके बाद इस जगह को बंद कर दिया गया था ताकि यहाँ पर अगर कोई भी आए तो उसको एक बिल्कुल ही अलग चीज देखने को मिले। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी जगह पर अगर गलती से मैं घुस जाऊं तो मेरी तो जान ही निकल जाएगी। ये सुनने में जितना अटपटा लग रहा है, हमें पूरी उम्मीद है कि उन्होंने ऐसी और भी बहुत सारी चीजें बनाई होंगी जो कि अभी तक लोगों की आंखों से छुपी हुई हैं। क्या पता उन्होंने एक मशहूर रेस्टोरेंट के नीचे एक और घर बनाया हुआ हो, या फिर शायद एक अस्पताल की छत पर एक पूल बनाया हो। हाँ, मैं मानता हूँ ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, लेकिन आप खुद सोचिए कि जो लोग 4 साल तक छुपे हुए घर में रह सकते हैं, वो आखिर क्या नहीं कर सकते। क्या आपने कभी कोई ऐसी कहानी सुनी है जिसके बारे में ज़्यादा लोगों को ना मालूम हो, या फिर शायद आपने कभी इसी घर के बारे में कुछ ऐसा सुना हो जिसको कि हमने मिस कर दिया हो? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।